हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने आज आपके लिए ईवीएस के पेडागोजी के क्वेश्चंस को शामिल किया है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कथन ए और आर को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए, रेशम का कीड़ा अपने मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही उसकी पहचान कर लेता है। और आर कह रहा है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला है, ए गलत है किंतु आर सही है। दूसरा, दोनों कथन ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा कह रहा है, दोनों कथन ए एवं आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और चौथा, ए सही है किंतु आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा, दोनों कथन ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स नामक जो गंध है उसको छोड़ते हैं, जो नर कीड़े उसे पहचान लेते हैं। कई किलोमीटर दूर से ही उसकी पहचान कर लेता है रेशम का कीड़ा अपने मादा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस का सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। पहला, अनुमान, प्रयोग और अवलोकन। दूसरा, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। और चौथा है, परिकल्पना, परिणाम निकालना या अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, अनुमान, प्रयोग और अवलोकन। सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस का जब सर्वेक्षण करते हैं, तो इस गतिविधि के माध्यम से अनुमान लगाने का, प्रयोग करने का और अवलोकन करने के जो कौशल हैं और प्रक्रियाएं वो विकसित की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। ये कह रहा है, जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बी कह रहा है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार यानी सीमेंट से ढक गई है। सी कह रहा है, अब कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। और डी कह रहा है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। ऑप्शन है पहला बी, सी और डी सही है। दूसरा, सी, डी और ए सही है। तीसरा, ए, बी और डी सही है। और चौथा है ए, बी और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, ए, बी और डी सही है। सी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि कुओं का उपयोग कोई नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई ऐसे गांव आपको मिल जाएंगे इंडिया में जहां पर कुओं का, बावड़ी का भी उपयोग किया जाता है। कुओं के सूखने के सबसे ज़्यादा जो संभावित कारण है वह है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं, क्योंकि जो सबमर्सिबल पंप हैं वो पानी को बहुत खींचते हैं। सबसे ज़्यादा कृषि में उपयोग किया जाता है। घरेलू और अन्य कामों के लिए पानी की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे जो बड़े बड़े झील है और तालाब हैं वहाँ पर भी पानी नहीं है, क्योंकि भूमिगत जल स्तर कम होने के कारण तालाबों का पानी सूख जाता है। पेड़ों और कुओं के आसपास की जो ज़मीन है उसको भी सीमेंट से ढक दी गई है, क्योंकि जो पेड़ हैं वो पानी को ज़्यादा अधिक सोखते हैं, लेकिन सीमेंट के कारण
पेड़ के जड़ों से जमीन के अंदर पानी नहीं जा पाता है और कुओं के अंदर भी बारिश का पानी नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। पहला, हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। दूसरा, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। पानी में मौजूद रोगों को खत्म करने के लिए और पानी को रंग रहित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। रेखा की माँ हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? पहला, श्यामपट्ट पर लिखी खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। दूसरा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तीसरा, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और चौथा है, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए यह शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। अगला क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? पहला, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन का। दूसरा, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन का। तीसरा, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन या वाष्पन का। चौथा, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन या अवसादन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, निस्यंदन, निस्तारण और वाष्पन और अवसादन का। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन पकाने का कौन सा तरीका अच्छा है? पहला, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। दूसरा, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तीसरा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। चौथा, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना भोजन पकाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना। दूसरा, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। तीसरा, वृद्धि और प्रजनन। चौथा, वृद्धि और भोजन बनाना। तो वृद्धि और प्रजनन, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वृद्धि और प्रजनन ये पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में ये जीवन प्रक्रियाओं का ये जो युग्म है ये दोनों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। कौन कौन से व्यवहार प्रदर्शित करता है? पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता या आक्रामक व्यवहार। तो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। आक्रामक व्यवहार जब बच्चा करता है तो एक शिक्षिका जो है वो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? पहला, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। दूसरा, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। तीसरा, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है।
और चौथा, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। श्वसन और सांस लेने के बीच जो अंतर है वह शिक्षार्थियों को शिक्षिका समझा नहीं पाई, व्याख्या नहीं कर पाई कि बच्चों को समझ में आ जाए कि श्वसन और सांस लेने के बीच में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। पहला, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। दूसरा, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरा, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। और चौथा, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी कथन सही है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों को, कूलर को और टंकियों को साफ रखें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें जिससे मच्छर अंदर नहीं आए, जिससे डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। पहला, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। दूसरा, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तीसरा, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। और चौथा, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबद्ध? लौह मलेरिया एनीमिया रक्त, मच्छर डेंगू लौह गुड़, मच्छर मलेरिया एनीमिया यानी रक्ताल्पता, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। लौह यानी आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। जब एनीमिया रोग होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, और आंवला गुड़ खाने से हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए आंवला और गुड़ को खाना चाहिए जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए और एनीमिया रोग ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, पानी नहीं है, पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़ हैं। दूसरा, पानी नहीं है, गहरे गड्ढा हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। तीसरा कह रहा है हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, पानी नहीं है। और चौथा कह रहा है हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है और समतल सतह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, पानी नहीं है, गहरे गड्ढा है और ऊंचे पहाड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी एक्वेरियम का पानी क्या हो जाता है? पहला, ऑक्सीजन रहित। दूसरा, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है। तीसरा, खनिज रहित है। या चौथा, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, खनिज रहित है। खनिज रहित होने के कारण एक्वेरियम का पानी बेकार है। मछली को उसमें डालने से वह मर जाएगी क्योंकि उसमें खनिज नहीं है। का गढ़ यानी केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद के वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, इसलिए अहमदाबाद के वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है,
को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है भूमि और श्रम की। बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, भूमि और श्रम को भारी मात्रा में की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः में पाए जाते हैं तो रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर है। रेगिस्तानों में जब पवन चलती है तो छत्रक शैल बनाती है। नेक्स्ट है ब्लैकफुट इंडियन है तो कनाडा में प्रवासी भारतीय। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर है। ब्लैकफुट इंडियन है कनाडा में भारतीय प्रवासी। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध के किडनी यानी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार के साथ किया गया? आइबुप्रोफेन के साथ, एल्ड्रिन के साथ, डाइक्लोफेनिक के साथ या एस्पिरिन के साथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा डाइक्लोफिनेक के साथ। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है तो नाभिकीय विखंडन द्वारा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन द्वारा। नेक्स्ट है तंती मोमिन और देवंग समुदाय में लगे हुए थे तो बुनने के काम में। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर है तंती मोमिन और देवंग समुदाय बुनने के काम में लगे थे। तो क्या बुनते थे? तो ये कपड़ा बुनते थे। इनका मुख्य व्यवसाय कपड़ा बुनना था। नेक्स्ट है पीतरा ड्यूरा था या थी? तो ये थी भवनों को सजाने की शैली। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीतरा ड्यूरा थी भवनों को सजाने की शैली जो पत्थरों को नक्काशी करने से संबंधित था। ये दक्षिण एशिया में प्राचीन कैरी के नाम से भी जाना जाता था। हमारे भारत में इस शैली का प्रयोग प्रथम बार एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1957 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर है कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। इन तीनों जगहों पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1957 में। नेक्स्ट है बिदरी क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। तो ये किनके द्वारा किया जाता था? तो दक्षिण भारतीय बिदर के दस्तकारों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है कॉमन एरा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। क्रिश्चियन एरा ही कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार। हर्ष की मृत्यु के बाद 3 प्रमुख शक्तियों गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट का उदय हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय को खेल में विभाजित किया गया? संथाल, गोंड, भील या अहोम? तो अहोम को विभाजित किया गया था। असम में पाए जाने वाली आदिवासी समाज अहोम को खेल में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर है अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है अब मीडिया को के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा व्यापारिक घरानों के साथ। अब मीडिया को व्यापारिक घरानों के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा से शुरू होता है तो प्रश्नकाल से। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा
प्रश्न काल से शुरू होता है। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? तो BR अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा सभी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार रखा गया था। नेक्स्ट है, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, हड़प्पा, गुप्त काल या वैदिक काल में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, गुप्त काल में। गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता था। इस काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत टैक्स था, यानी कर था। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त, कक्षीय समतल, घूर्णन या परिक्रमण? तो परिक्रमण कहा जाता था। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता था परिक्रमण। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? आरण्यक, पुराण, उपनिषद या वेद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, उपनिषद। उपनिषद है। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप का अर्थ है समीप तथा निषद का अर्थ है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। नेक्स्ट है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर या बस्तर? तो छोटा नागपुर में। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर है। भारत में मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में निवास करती है। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है प्रताड़ित, मूर्ति, भेदभाव या रूढ़बद्ध? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, रूढ़िबद्ध। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रारूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे रूढ़िबद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है, वे पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है खगोलीय पिंड, ग्रह, तारे, तारामंडल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, ग्रह। ग्रह वो पिंड हैं जिनमें ऊष्मा का प्रकाश नहीं होता लेकिन वो तारों की रोशनी से चमकते हैं। नेक्स्ट है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेर लेते हैं कहलाते हैं जैविक संसाधन, पर्यावरण, स्थलमंडल, परिवेश? तो पर्यावरण कहलाते हैं। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेर लेते हैं वह पर्यावरण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव या गुरु अंगद देव? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रानी चेन्नम्मा, नाना फडणवीस, रानी लक्ष्मीबाई या अहिल्याबाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, रानी चेन्नम्मा। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था। नेक्स्ट है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने बढ़ाया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां? तो अकबर ने बढ़ाया। विश्व शांति का विचार अकबर मुगल शासक ने बढ़ाया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या समानता के अधिकार से?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, जीवन के अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से। नेक्स्ट है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्यमंडल या आयन मंडल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान को उड़ाया जाता है। नेक्स्ट है, बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, वह कहलाता है बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन यानी समनुक्रम उत्पादन, औद्योगिक तंत्र या औद्योगिक क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रारंभिक सेल, अवसादी सेल, आग्नेय सेल या कायांतरित सेल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, अवसादी सेल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वह कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय सदाबहार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा होती है, यानी साल भर वर्षा होती रहती है, लगभग 200 सेंटीमीटर तक होती है, इसलिए वहां की जलवायु अनुकूल रहती है। इस प्रकार के वृक्षों की पत्तियां पेड़ से नहीं गिरती हैं। ऐसे वृक्ष जो होते हैं उनमें से आते हैं रबर, महोगनी, रोजवुड और अबनूस। ऐसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, संसद। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था जो है वो है संसद। संसद भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। इसे केंद्रीय व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, जीवाश्म ऊर्जा। जीवाश्म ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब भारतीय शैलियों का या फारसी व भारतीय शैलियों का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, फारसी व भारतीय शैलियों का। नेक्स्ट है, भारत की मानक देशांतर है 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 83 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर या 82 डिग्री 50 पूर्व देशांतर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया, उन्हें कहा जाता है बेकार संसाधन, संभावित संसाधन, मूल्यवान संसाधन या वास्तविक संसाधन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, संभावित संसाधन। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।